जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम लोग रक्त की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड देखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कितने टाइप के ब्लड पाए जाते हैं या ब्लड के कितने टाइप होते हैं। और ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई है यानी रोहित के द्वारा बनाई गई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने ब्लड से रिलेटिव लगभग 17 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं उनको कवर किया है। तो आप ये वीडियो भी जरूर देखिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा और लास्ट में आपको वीडियो के एंड में इस वीडियो की लिंक आ जाएगी और लास्ट में स्क्रीन पर इस वीडियो की लिंक आ जाएगी। आप सिर्फ उस पर टच करके डायरेक्ट ये वीडियो पे जा सकते हैं, तो इसको भी जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रुधिर की संरचना। जो ब्लड होता है वो दो टाइप का होता है मेनली। एक तो उसमें प्लाज्मा पाया जाता है, दूसरा उसमें पाया जाता है रुधिर कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स पाई जाती है। दोस्तों बात करते हैं पहले प्लाज्मा की। दोस्तों जो प्लाज्मा होता है वो रंगहीन तरल होता है यानी उसका कोई कलर नहीं होता है और इसमें 90% जो पार्ट रहता है वो वाटर पाया जाता है और 10% जो इसमें पार्ट पाया जाता है उसमें एलिमेंट्स और प्रोटीन पाए जाते हैं। और इसका जो मेन काम होता है वो CO2 हार्मोन और अपशिष्ट को ले जाने का काम होता है। तो आपको प्लाज्मा समझ में आ गया है। इसके बाद हम बात करते हैं रुधिर कोशिकाएं। दोस्तों जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पहली होती है लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें इरेथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिकाएं वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। तो आपको याद रखना है जो रेड ब्लड सेल्स होती है इसको इरेथ्रोसाइट्स कहा जाता है, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं इसे ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है और तीसरा हो जाता है प्लेटलेट्स। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स यानी इरेथ्रोसाइट्स की। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती है ये गोलाकार होती है। दूसरा बात है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जैसा कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था जब मैं हार्ट का पढ़ा रहा था। तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। और इसका जो जीवन काल होता है यानी इसकी लाइफ जो साइकिल होती है वो 120 डे से लेके 130 डे होती है। मेनली इसकी साइकिल 120 डे की मानी जाती है। और इसका जो pH होता है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। और मेनली जब पेपर में आता है तो वो 7.44 लिखा आता है। तो आपको याद रखना है ये बेसिक नेचर यानी क्षार नेचर का होता है। और इसका जो pH होता है वो 7.35 से लेकर 7.45 होता है। अब मैं स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोसाइट्स की। दोस्तों जो वाइट ब्लड सेल्स होती है उसका कोई शेप नहीं होता और इसमें केंद्रक भी पाया जाता है। और रेड ब्लड सेल्स के कंपेयर में इसकी संख्या भी कम होती है और इसका मेन काम होता है कि शरीर से संक्रमण की रक्षा करना। और ये रक्त कोशिकाएं जितनी भी होती हैं यानी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इनमें सबसे बड़ी होती है। और इसका जो जीवन काल यानी लाइफ साइकिल होती है वो 10 to 30 डेज़ की होती है यानी 10 से लेकर 13 दिन की होती है। और दोस्तों जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट्स सेल्स। और जो लिम्फोसाइट्स होती है मेनली यही हमारे संक्रमण से हमारी बॉडी की रक्षा करती है। और ये भी 2 टाइप की होती है, एक तो बी लिम्फोसाइट्स और दूसरा होती है टी लिम्फोसाइट्स। तो आपको ये भी याद रखना है। और जो इसका निर्माण होता है वो आपके लसिका गांठों, पीलिया यानी स्प्लीन, थाइमस ग्रैंड और अस्थि मज्जा में होता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है ये एंटीबॉडीज़ या प्रतिरक्षा प्रोटीन का निर्माण करती है और ये शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। और जो एड्स डिसीज़ होती है, आपने सुना होगा एड्स जो डिसीज़ होती है, इसमें जो इसकी संख्या है बहुत कम हो जाती है। इसके इसलिए बोला जाता है कि जो एड्स की डिसीज़ है इसमें जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसमें जो लसिका यानी आपकी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। और दोस्तों तीसरा हम बात करते हैं प्लेटलेट्स। ये भी ब्लड में पाया जाता है और ये भी रंगहीन होता है यानी इसमें भी कोई कलर नहीं होता और इसमें भी केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और जो प्लेटलेट्स का मेन काम होता है वो ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का स्कंदन करना, जिसके कारण रक्त का थक्का बनता है। और दोस्तों ये तीनों जो ब्लड सेल्स होती हैं इसका निर्माण पैदा होने से मरने तक आपके बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों जो स्प्लीन होता है जिसे हिंदी में पीलिया कहा जाता है, उसको RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि जो मृत सेल होती हैं यानी जो मृत RBC होती हैं उनका इसी में आके निपटान होता है।
अब दोस्तों बात करते हैं इसके फंक्शंस की कि ब्लड का क्या कार्य रहता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम लोग रुधिर के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ ब्लड। सबसे पहले इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का यानी परिवहन का। जैसे कि आपको पता है कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है, हार्मोन्स कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाने के लिए कैरी करता है। तो ये सारे ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के काम है। इसके बाद रोगों से बचाव, जैसे कि मैंने बताया जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होती है, वो जितने भी बाहर संक्रमित विषाणु या जीवाणु आते हैं उनसे बॉडी की रक्षा करती है। तीसरा ये शरीर की सफाई करती है यानी क्लीनिंग ऑफ बॉडी, क्योंकि आपको पता है जितने भी हमारी मृत सेल्स रहती हैं यानी डेड सेल रहती हैं उनको सफाया करती है, उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाती है जिससे वे शरीर से बाहर निकल जाती हैं। अगला इसका काम है शरीर का तापमान नियंत्रण करना यानी मैनेजमेंट ऑफ टेम्परेचर। जब भी किसी बॉडी के पार्ट में जो उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म की जो रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है तो उसके कारण बहुत सारा टेम्परेचर उत्पन्न होता है और जिसको ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देता है, जिसके कारण एक पर्टिकुलर पार्ट पे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो पाता। और तीसरा इसका ब्लड क्लोटिंग को हम देखेंगे कि ब्लड क्लोटिंग क्या होती है, कैसी इसमें प्रोसेस होती है। तो दोस्तों ये सारे ब्लड के कार्य थे जो आपने देखे यानी ब्लड के फंक्शंस थे। अब देखते हैं कि ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है। दोस्तों सबसे पहले आपके कोई बॉडी का पार्ट होता है वो डैमेज होता है यानी उस पर चोट लगती है, वो हवा के संपर्क में आता है और ब्लड निकलता है। तो ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो भी निकलते हैं, तो वो ब्लड हवा के साथ मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण कर लेती है। और दोस्तों जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो कैल्शियम आयन के साथ, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम भी पाया जाता है, के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बोइन में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों जो फाइब्रिनोजेन होता है वो थ्रोम्बिन के प्रेजेंट में फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ही फाइब्रिन की रिएक्शन आरबीसी से होती है तो ये ब्लड क्लोटिंग बना लेता है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से एलिमेंट निकलते हैं और किसके साथ मिलकर ये क्या प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर देखिएगा और वो 70 क्वेश्चंस ब्लड से रिलेटिव थे उनको भी ज़रूर देखिएगा। आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में नंबर दिलवाते हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।